दिवाली के दिन जीजा ने सब कुछ देखा और फिर मेरे साथ। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे अहम दिन होते हैं जिसे हम हमेशा ही याद रखते हैं, जैसे जन्म का दिन, शादी का दिन, बच्चों के पैदा होने का दिन और ऐसे अनेक दिन होते हैं जिसकी तारीखें हम भूलना नहीं चाहते, अथवा अगर कभी भूलना चाहें तो भी भूला नहीं जाता। लेकिन मेरे जीवन में इन उपरोक्त दिनों के साथ साथ कुछ ऐसे अविस्मरणीय दिन भी आए थे जो मेरे जीवन में गहरी छाप छोड़ गए थे कि अगर मैं उनको भुलाना भी चाहूँ तो भी कभी ना भूल। मेरे जीवन के उन अविस्मरणीय दिनों में से एक दिन ऐसा था जिनके बारे में सोचकर मैं लज्जा से पानी पानी हो जाती हूँ और मेरे जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। वह दिन दीपावली का था जिसके बारे में मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हूँ कि वैसा दिन किसी भी स्त्री के जीवन काल में कभी भी नहीं आए। मेरी शादी प्रदीप से हुई थी, जो तब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में काम करते थे। लेकिन शादी के एक साल बाद ही उन्होंने नौकरी भी करना छोड़ दिया तथा पहले 2 वर्षों की अनकथ मेहनत से उन्होंने बहुत लाभ भी कमा लिया। दीपावली के दिन जब हम अपने किराए के घर की सजावट कर रहे थे, तब मैंने प्रदीप से अपना घर खरीद कर उसमें रहने की इच्छा प्रकट करी। प्रदीप ने भी मेरी बात का समर्थन किया और तब हमने निर्णय ले लिया कि अगले एक वर्ष में अपना घर खरीद कर हम दीपावली उसी में मनाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिवाली से हम अपने घर को खरीद लिया और उसे ठीक कराकर उसमें शिफ्ट भी हो गए। उस दिवाली के दिन को मैं अपने लिए बहुत ही शुभ मान रही थी, क्योंकि उस दिन हम अपने खुद के घर में पहली दीपावली मना रहे थे। मेरी प्रिय पड़ोसिन सखी अनीता, जिसे मैं अब दीदी कहती हूँ, हमारे घर के सामने वाले घर में रहती हैं और उनका भी अपना खुद का बंगला है। वह उस कॉलोनी में पिछले 5 वर्षों से रह रही थी और आसपास के सभी पड़ोसियों से उनकी अच्छी दोस्ती है। जब हम पहले दिन अपने नए घर में सामान शिफ्ट कर रहे थे, तब दीदी ने ही बिना मांगे हमारी बहुत सहायता करी थी। बहुत मना करने के बावजूद दीदी ने पूरे दिन की चाय पानी से लेकर दोपहर का खाना, शाम का चाय नाश्ता और रात का खाना उनके घर पर ही कराया था। इसके बाद दीदी ने मुझे घर में शिफ्ट किए सामान को ठीक से लगाने में भी मेरी बहुत सहायता करी, जिस कारण हम 2 ही दिनों में मेरा घर पूर्णतया सेट हो गया था। इन 2 दिनों में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उस कॉलोनी के नए घर में कई दिनों से रह रही हूँ तथा दीदी को तो जैसे कई वर्षों से जानती हूँ और वह भी मेरे परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। दीदी की वजह से ही मुझे घर के आसपास के बाजार का भी पता लग गया था और हमारे पड़ोसियों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिल गई थी। देखते ही देखते दिवाली आ गई और उस दिवाली के पहले दिन अपने नए घर की अंदरूनी सजावट बहुत ही नए सामान और फर्नीचर के साथ कर दी थी। उस नए लाए सामान से मेरे मनपसंद के बिल्कुल नए पर्दे भी थे, जिन्हें विशेष रूप से मैंने उसी दिन के लिए ही बनवाए थे। उस दिन सुबह ही दीदी और जीजू मेरे घर दीपावली की शुभकामनाएं देने तथा हमें उनके ही घर पर रात का खाना खाने तथा दीपावली मनाने का निमंत्रण देने आए थे। खाने का निमंत्रण देते समय दीदी ने यह आग्रह भी किया कि खाने के बाद दीपावली की आतिशबाजी हम दोनों परिवार मिलकर उन्हीं के छत पर एक साथ ही चलाएंगे। उसके इस आग्रह को सुनकर जब मैंने प्रदीप की ओर देखा तो उन्होंने तुरंत दीदी को कह दिया कि हाँ, हम उनके आदेश का पालन करेंगे और उनके कहे हुए अनुसार समय पर उनके घर पहुंच जाएंगे। सांझ को 7 बजे हमने पूजा करने के बाद हर तरफ मोमबत्ती दिए और बिजली की बत्तियां जलाकर घर भर में दीपावली की रोशनी करी। उसके बाद हम तैयार होकर 8 बजे दीदी के घर पहुंच गए, जहां हम सब ने मिलकर दीदी के द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट खाना खाया। खाना समाप्त करने के बाद हम सब दीदी के घर की छत पर
चले गए और वहां दोनों परिवार के सदस्यों ने मिलकर आतिशबाजी चलाने लगे। आतिशबाजी में पटाखे, अनार, बम और रॉकेट इत्यादि तो जीजू और प्रदीप चला रहे थे तथा मैं और दीदी फुलझड़ियां एक चक्री जलाकर आनंद लेती रही। जब 2 अनार और कुछ चक्री ही जलाने को रह गई तब हमें पता चला कि छत पर हमें आए हुए 1 घंटे से अधिक बीत गया और रात के 10 बज चुके थे। दीदी कॉफी बनाने के लिए चली गई और जीजू बंगले से बाहर खड़ी कार और दीदी की स्कूटी को घर के अंदर रखने के लिए नीचे चले गए। उन दोनों के नीचे जाने के बाद मैं और प्रदीप उन बचे हुए अनार और चक्री चलाने लगे। तभी एक अनार ने जोर से विस्फोट हुआ और उसकी चिंगारी सब ओर फैल गई, जिससे बचने के लिए मैं पीछे की ओर भागी। घबराहट में मैं एक जलती हुई चक्री के ऊपर से गुजरी और उस चक्री में से निकल रही चिंगारी से मेरी साड़ी को आग लग गई। जब मैंने अपनी साड़ी को जलते हुए देखा तो तुरंत उसे खींचकर अपने बदन से अलग कर दी, लेकिन तब तक आग मेरे पेटीकोट में भी लग चुकी थी। मेरी टांगों और जंघों में जलन महसूस होते ही जब मैं जोर से चिल्लाई तब मेरे जलते हुए कपड़े को देखकर प्रदीप भागकर मेरे पास आए। मेरे पास आते ही उन्होंने घुटनों से ऊपर तक जल चुके पेटीकोट का नाड़ा खींचकर खोला और उसे नीचे गिराकर मेरे बदन से अलग करते हुए दूर फेंक दिया। मैं उस समय सिर्फ पैंटी, ब्रा और ब्लाउज में खड़ी डर के मारे कांप रही थी और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। मैं जलन की पीड़ा से बेहाल अर्धनग्न शरीर को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। तब प्रदीप ने मुझे अपनी गोद में उठाया और तत्काल सीढ़ियों की ओर भागे। प्रदीप तेजी से दीदी को आवाज लगाते हुए सीढ़ियां उतरकर मुझे दीदी के शयन कक्ष में ले जाकर उनके बेड पर लिटा दिया। प्रदीप की आवाज तथा मेरी रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर दीदी और जीजू अविलंब शयन कक्ष में आ गए। मेरी हालत देखकर दीदी ने अपने पति को प्राथमिक चिकित्सा का डिब्बा लाने को कहा और खुद फ्रिज में से बर्फ ले आई। दीदी और प्रदीप ने मेरी टांगों और जंघों पर जहां आग की जलन लगी थी वहां पर बर्फ लगा रहे थे। तभी जीजू हाथों में प्राथमिक चिकित्सा का डिब्बा लिए हुए शयन कक्ष में प्रवेश किया। मेरे अर्धनग्न शरीर को देखकर वह ठिठके और उल्टे कदम शयन कक्ष के बाहर चले गए, लेकिन दरवाजे के पास खड़े होकर मुझे निहारने लगे। जीजू द्वारा तीखे नज़रों से मुझे निहारने के कारण मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हैं और मैं निसंकोच एवं लज्जा से पानी पानी हो रही थी, क्योंकि दीदी और पतिदेव मेरे बदन के जले स्थानों पर बर्फ लगा रहे थे, इसलिए मैं अपनी टांगें और जंघें ढक भी नहीं सकती थी। प्रदीप ने मेरी जंघों के अंदर बर्फ लगाने के लिए मेरी टांगे को भी चौड़ी कर रखी थी और उसे बर्फ के पानी से मेरी पैंटी भी गीली हो गई थी। क्योंकि मेरी गीली पैंटी मेरे गुप्तांग से चिपकी हुई थी, इसलिए उसमें से मेरी यौन साफ दिख रही थी। मैं इस दुविधा में थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तभी दीदी ने मेरे चेहरे के भाव को देख और पलटकर दरवाजे के पास खड़े अपने पति को मेरे अर्धनग्न शरीर को घूरते हुए देखा। जैसे ही दीदी ने मेरी दुविधा को समझा वैसे वह जीजू से बोली, आप वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? यह दवाई वाला डिब्बा मुझे दो और जल्दी से जाकर सबके लिए कुछ ठंडा पीने के लिए ले आओ। तब जीजू डिब्बा देकर बाहर जाने के लिए मुड़े तब दीदी ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, अलमारी से बदन ढकने के लिए एक सफ़ेद चादर भी निकाल कर दे दो। दीदी का जीजू को वहां से भेज देने से मुझे कुछ राहत मिली और उनकी चादर वाली बात सुनकर तो बहुत संतोष भी मिला, क्योंकि बर्फ के कारण मुझे जलन से कुछ आराम मिल गया था। इसलिए दीदी और प्रदीप ने मेरे शरीर पर बर्फ लगानी बंद कर दी। उसके बाद दीदी ने मेरी टांगों पर जलन वाली जगह को एक नर्म एवं सूखे कपड़े से पोंछकर घाव पर मरहम लगाने लगी। तभी प्रदीप ने मेरी गीली पैंटी को उतार कर मुझे नग्न कर दिया और उसी नर्म एवं सूखे कपड़े से मेरी जंघें
एवं यौन तथा उसके आसपास के क्षेत्र को पोंछकर सुखाने लगे। प्रदीप ने जैसे ही मेरी जांघों पर मलहम लगाना शुरू किया, तभी जीजू 4 गिलास में ठंडा लेकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय मेरी हालत बहुत ही लज्जाजनक थी, क्योंकि मेरी दोनों टांगें चौड़ी थी और मेरी बेपर्दा यौन खुली हुई उनके सामने पड़ी थी। जीजू को अपने सामने खड़े देखकर मुझे बहुत शर्म आने लगी थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाने के कारण मैं उसी तरह अपनी आंखें बंद करके लेटी रही। जब कुछ मिनटों के बाद मुझे आराम महसूस हुआ, तब दवा लगाना बंद हो गया और मुझे ढक दिया गया। तब मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने पर जब दीदी और प्रदीप को वहां नहीं पाया, तब पास रखी कुर्सी पर बैठे जीजू को देखकर दीदी और प्रदीप के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हाथ धोने गए हैं। जीजू की नीची नज़रें देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद उन्हें भी शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप लेटी रही। मेरी चुप्पी से उन्होंने मेरी मानसिक स्थिति को भांप लिया और उनसे कुछ देर पहले हुई गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने जब उन्हें माफ़ी मांगने के लिए मना किया और उस हादसे को एक अनपेक्षित घटना समझकर भूल जाने के लिए कहा, तब जाकर वह सम्मान हो पाए। उसी समय प्रदीप और दीदी कमरे में आ गए और हम सबने साथ में बैठकर ठंडा पिया और रात को वहाँ कहाँ सोना है इस पर बात करें। प्रदीप चाहते थे कि हम दोनों अपने घर में सोएं, लेकिन दीदी ने विरोध किया और कहा कि मैं और वो उनके ही घर में सोएंगे और जीजू तथा प्रदीप हमारे घर में जाकर सो सकते हैं। क्योंकि मुझे अब जलन में काफ़ी राहत मिल चुकी थी, इसलिए सोने का निर्णय होते ही दोनों मर्द हमारे घर सोने के लिए चले गए। उनके जाते ही मैंने अपने शरीर पर पहने ब्लाउज को भी उतार दिया और बिल्कुल नग्न होकर चादर ओढ़ते हुए उसी बिस्तर में सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने दीदी को साथ वाले बिस्तर पे लेटे हुए नहीं पाया, तब उन्हें आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर दीदी ने रसोई से ही उत्तर दिया कि वो रसोई में है और चाय बनाकर ला रही है। तब तक मैं पास की कुर्सी पर रखी हुई उनकी नाइटी को पहन लूं। मैंने उठकर नाइटी पहनी और शौचालय में चली गई। तब तक नित्य कर्म करके मैं लौटी, तब तक दीदी भी चाय लेकर आ गई। चाय पीकर दीदी ने नाइटी उठाकर मेरे घाव का निरीक्षण किया और बताया कि अगर यह दवाई लगाती रहोगी तो अगले 2-3 दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी। 8 बजे जीजू और प्रदीप आ गए। दोनों ने जब मुझसे जलन के बारे में पूछा, तब मैंने उन्हें बताया कि मुझे रात से कुछ आराम है। प्रदीप ने जब मुझे घाव दिखाने के लिए कहा, तब मैंने जीजू की ओर देखकर थोड़ा संकोच किया, तो वह तुरंत वहां से चले गए। जीजू के शयन कक्ष के बाहर जाते ही मैंने नाइटी कमर तक ऊपर करके पति को वह सब जगह दिखा रही थी। तभी मेरी नज़र सामने रखी श्रृंगार मेज के आईने पर पड़ी। मैंने उस आईने में देखा तो जीजू दरवाजे के पीछे से मेरे शरीर को निहार रहे थे। मैंने घबराकर झट से अपनी नाइटी नीचे कर दी, जिस कारण मेरी यौन के पास के घाव को नज़दीकी से देख रहे पति के सिर नाइटी के अंदर ही फंस गया। उसी समय दीदी और उनके पीछे जीजू भी शयन कक्ष के अंदर आ गए तथा मुझे एवं प्रदीप को ऐसी दशा में देखकर दीदी हंस पड़ी और कोई काम नहीं है, रात भर के 2 प्यासे को अपनी प्यास बुझा लेने दो। बेचारे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। बाहर जाते हुए दीदी मुझे संबोधित करते हुए बोली, अंजलि, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, जब तुम दोनों का हो जाए तो आवाज़ लगा देना। दीदी की बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने तुरंत नाइटी ऊपर करके प्रदीप को बाहर किया और शर्म से दीदी के पीछे रसोई में चली गई। दीदी ने मुझे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, बस सिर्फ मुस्कुरा दी। और जब मैंने दीदी को सफाई देने की कोशिश करी तो दीदी ने झट से टोक दिया और कहा, चुप रहो, यह पति पत्नी के बीच की बातें किसी को नहीं बताते हैं। मैं चुप हो गई और उन्हें बहुत ही असमंजस में देखते हुए आगे बढ़ उन्हें अपने गले लगा लिया और उसी समय उन्हें अपनी मुंहबोली बहन भी बना लिया। जिस दिवाली के दिन
को मैं शुभ मान रही थी, वह मेरे जीवन का एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी बन गया। मैं उस दिन के दिवाली के पटाखों की सौगात को आज तक नहीं भूली हूँ और ना ही कभी भूल पाऊंगी, क्योंकि उन्हीं के कारण एक पर पुरुष ने मुझे निर्वस्त्र देखा था। इसलिए तब से मैं प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि किसी भी स्त्री के जीवन काल में ऐसा दिन कभी भी नहीं आए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।